रात घनी थी, हवा भी मानो सांस रोके खड़ी थी। गांव के आखिरी मकान के पीछे वो पुरानी हवेली सन्नाटे में अपनी दरारों को लिपटा बैठी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कभी एक औरत रहती थी, मीरा, जिसकी आवाज और हंसी हवेली के फर्श में जैसे रची बसी थी। पर जब लोग उससे दूर होकर बात करते, आंखें जमीन पर टिक जातीं। किसी ने कभी हिम्मत नहीं जुटाई कि सीधे उस हवेली की खिड़की तक जाए। रमेश ने शहर छोड़ यहाँ वापस आने का फैसला किया। दादा की जायदाद और कुछ बचपन की यादें। गांव वाले ने समझाया भी, पर रोका नहीं। रमेश भाई, रात में मत जाया करो, किसी ने फुसफुसाकर कहा। रमेश ने हंसकर कहा, बचपन की बातें। पर जो हंसी उसने दी वो खुद भी सुनकर ठिठका। भीतर कुछ मजबूर था। पहली रात उसने हवेली के बरामदे में टक्कर रख दिया। चांद एक पेड़ के उस पार से झांक रहा था और पुराने झरोखे से उजली पट्टियां फर्श पर गिरती थीं। हवेली की दीवारों पर खुद ब खुद चित्र थे। एक नन्ही बच्ची, मीरा की तस्वीर और एक मध्यम सी सिगार के निशान। आधे टूटे शीशों ने बाहर की हवा से बातें करे देती थीं। रमेश को लगा कि हवेली ने उसे बुलाया है, या वो खुद किरत था जो यादों को खोज रहा था। दूसरी रात जब गांव के कुत्ते भी चुप थे, उसने हवेली का फर्श धीरे से छुआ। ठंड इतनी थी कि उंगलियां सुन्न हो गई। तभी ऊपर से किसी ने धीमी लयबद्ध आवाज में कुछ गुनगुनाया। एक लोरी, किसी बच्चे को सुलाने जैसी, पर स्वर में इतनी पीड़ा थी कि कदम ठिठक गए। आवाज आई ऊपर की एक कमरे से, वहां जहां पुराने दिनों में मीरा का कमरा बताया जाता था। रमेश ने ड्रॉ पर रखा पुराना दिया हाथ में उठाया और सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक टूटा हुआ झूला धीरे धीरे हिल रहा था। हवा नहीं, बल्कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे झटक रहा हो। दीवार पर एक शीशा टेढ़ा मेढ़ा लटका था और शीशे में मीरा की ही परछाई, पर परछाई का चेहरा धुंधला, आंखें बिना पुतलों की सफेद झिलमिला रही थी। जैसे ही रमेश ने कदम आगे बढ़ाया, झूले की एक लकीर पर एक पुराना ताबीज चमका जो मीरा हमेशा पहनती थी। गांव वालों ने बताया था। उसकी धातु मानो ठंडी आग थी। मीरा, रमेश ने धीमे से कहा। आवाज हवा में घुल गई और फिर लौट कर आई। कहाँ ले जाओगे? स्वर किसी औरत का था, पर साथ में बहता हुआ दर्द भी था। रमेश ने पलटा। एक कोने में छोटे छोटे फुटनोट सजे थे। किसी ने वहां सीधी रेखाओं में लिखा था, छोड़ दिया गया स्त्री। शब्दों के बीच गूंज रही थी किसी झटके की तरह हंसी, मीठी पर कटु। रमेश ने ताबीज उठाया। तभी शीशे में परछाई ने अपना सिर झुकाया और देखा। उसके होठों से बिना आवाज के कुछ निकला, पर फिर ऐंठन सी हुई और कमरे का तापमान और गिरा। बाहर से अचानक बारिश की थाप सी आने लगी, पर बारिश दिख नहीं रही थी। हर बूंद मानो कोई पुराना नाम कहकर टकरा रही थी। रमेश ने गांव वालों से सुना था कि मीरा को बेइज्जत कर दिया गया था। उसके पति ने गांव छोड़ा और उसकी सारी चीजें जला दी। बच्चे की कर्कश चीखें हवेली में गूंजती रहीं। पर सच क्या था? किसने उसे दर्द दिया? कोई नहीं जानता। बस इतना कहा जाता था कि उसकी आत्मा ने वहां रुककर अपनी कहानी बांध ली। पर आत्मा किस बात की इंतजार कर रही थी? तीसरी रात रमेश अपने दोस्त अर्पित को लेकर गया। अब अकेला होने का वो बहाना नहीं चाहता था। अर्पित ने भी कुछ देर में कहा, ये सब कहानी है यार। पर हवेली के आंगन में जैसे किसी ने कपास के झोरों में जहर भर दिया हो। हवा चुभन सी कर रही थी। दोनों ने कमरे का दरवाजा खोला। झूला धीरे धीरे अपने आप रुक गया। दीवार के पास एक पुराना बाल्टा पड़ा था और उसमें पानी के ऊपर सफेद सा पर्दा तैर रहा था, पर वहां पानी नहीं था। अचानक अर्पित की आंखों के सामने सब कुछ घूम गया और उसने देखा कि शीशे में उसकी ही परछाई नहीं, पर किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा है। मीरा, पर वो चेहरा दुख जो आंखों से टपक कर बाहर आ रहा था। मीरा की आंखों में अब नफरत नहीं, सिर्फ एक बेहद गंभीर मांग थी। मुझे ले जाओ, वो बिना आवाज कह रही थी। अर्पित का गला सूख गया, पर फिर भी उसने पूछा, कहाँ ले जाऊं? सीधा उत्तर देने के बजाय परछाई ने एक तस्वीर उठाई जो दीवार पर फंसी थी। उस लट्ठे से घर की,
तस्वीर में मीरा और एक बच्चा